नमस्कार। हम शुरू करेंगे। जितने भी लोग उपस्थित हैं, बात ऐसी है कि आज के जमाने में लड़के के लिए बहू देखना या लड़की के लिए दामाद देखना थोड़ा आसान है, मगर इन बच्चों के लिए सही ट्यूशन का चुनना ये बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल रहने का रीजन ये है कि एडवर्टाइजमेंट ने सब तरफ पूरा माहौल ऐसा कर दिया है कि सच क्या और झूठ क्या समझ में नहीं आता। दूसरी बात, हम लोग इस फील्ड से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, उस कारण हम डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम किसी टीचर को पूछे, स्कूल के टीचर्स को या हमारे रिश्तेदारों को या परिचित को। डर ये भी रहता है कि कई बार वो भी बिके हुए रहते हैं। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर ये हकीकत है। और इस कारण हमें हरदम बहुत मुश्किल जाती है कि क्या चुनना है। अब ये तो आप लोगों पर निर्भर है कि क्या चुनना है और कैसे चुनना है, किस चीज को इंपॉर्टेंस देना है, किस चीज को धुतकारना है। मैं यहां पर ज्यादातर के बात करूंगा कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, आपका बच्चा होशियार है। आपको उसे या तो डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है। ये जरूर है कि केवल ये दो ब्रांचेस नहीं है। वो अकाउंट्स के सेक्शन में जा सकता है, वो लॉ सेक्शन में जा सकता है, वो होटल मैनेजमेंट सेक्शन में जा सकता है, वो प्योर साइंस में जा सकता है। हर जगह पर उसके लिए जगह है, और हर जगह पर ऊपर की मंजिल अभी भी खाली है। पैसे कमाना ये काफी आसान है। पैसे कमाते साथ इज्जत कमाना, रिस्पेक्ट कमाना ये काफी मुश्किल है। और उसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्योर साइंस में कुछ करे, अकाउंट सेक्शन में जाए, लॉ के सेक्शन में जाए और कुछ बने, अपना खुद का बने। सबसे आनंद का क्षण तब रहता है जब हमारी पहचान हमारे बच्चों के जरिए रहती है। तो ये करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों ने जब आपकी लाइफ की शुरुआत की या मैंने जब मेरे लाइफ की शुरुआत की, उस वक्त की प्रोसेस और अभी की प्रोसेस, इसमें बहुत फर्क है। ये फर्क महसूस कीजिए। क्या था, आप या मैं, हम जब 12वीं में थे और 12वीं के बाद में हमारा करियर डिसीजन होने वाला था, उस वक्त हमारे 12वीं के मार्क्स को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस था। केवल उसी के भरोसे पर हमारी एडमिशन्स होती थी। हाँ, ये बात जरूर है कि तब भी आईआईटी की एग्जाम थी, मगर हमारे पास में चॉइसेस बहुत सारे थे। मैं अमरावती इंजीनियरिंग से मेरी ग्रेजुएशन करने के बाद में भी मुझे नौकरी मिलती थी। तो उस वक्त एडमिशन प्रोसेस क्या थी? तो अगर मुझे इंजीनियरिंग जाना है तो मुझे पीसीएम के मार्क्स देखे जाते थे। मेडिकल के लिए पीसीबी के मार्क्स देखे जाते थे। जाहिर है कि आप लोगों को पता है पीसीएम और पीसीबी का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इन मार्क्स के भरोसे पर मेरी एडमिशन हुआ करती थी। मगर हो सकता है कि ये मार्क्स सेम हो। अरे भाई, मेरे ही तो क्लास में करीब 5 बच्चे ऐसे थे कि जिनको 299 मार्क्स थे। तो ऐसे समय में क्या किया जाता था? तो ऐसे समय में 12वीं की टोटल देखी जाती थी, 12वीं की इंग्लिश के मार्क्स देखे जाते थे, और कहीं ना कहीं अगर ये सब पूरा सेम रहा तो 10वीं के मार्क्स भी देखे जाते थे। बस यही था क्राइटेरिया। सो ऑब्वियसली एट दैट टाइम 10th एंड 12th वेर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इन एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कमाने के लिए क्या करना पड़ता था? तो भैया, इसके क्वेश्चंस तय थे, और वो तय क्वेश्चंस हम घोट घाट के एग्जाम के लिए जाया करते थे। इसके लिए जो हमारे दिमाग में जो फिट है एक कंसेप्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वो इसके लिए है।
12वीं के इसमें अगर लाइट नाम का चैप्टर है तो एक तो रिफ्लेक्शन बाय वेव्स या रिफ्रैक्शन बाय वेव, उसकी फिगर तैयार है, उसका डिस्क्रिप्शन तैयार है, हम उसको रट रटा कर जाते थे और एग्जाम में लिख देते थे। अरे भाई, अगर आपको याद होगा तो ज्योमेट्री के कई प्रूफ्स 10वीं के हमने जुबानी याद किए थे ना। एसेज हमें याद रहते थे, एक दो चार ऐसे गिना चुने हम तैयार करके रखते थे जिसमें एनवायरमेंटल लैंग्वेज और बहुत सारे मुहावरे वगैरह मिलाकर वो रटा रटाया रहता था ऐसे। जैसे सब्जेक्ट आ गया हम लिखना शुरू कर देते थे। ये बात होगी तब की। अब ये पैटर्न खत्म हो चुका है। अब आपके 10वीं के और 12वीं के, अब अगली साल तो 10वीं रहेगी ही नहीं, केवल 12वीं की एग्जाम रहेगी। 12वीं की एग्जाम बोर्ड की रहेगी, मगर एडमिशन प्रोसेस जो है वो, मेडिकल में अगर मुझे जाना है तो नीट की एग्जाम रहेगी। मुझे अगर इंजीनियरिंग की तरफ जाना है तो वहां पर जेई की एग्जाम रहेगी। हाँ, इंजीनियरिंग के लिए और भी कई एग्जाम्स रहती है। द एग्जाम्स मे बी रिलेटेड विथ जेई, बिटसैट, वीआईटी के लिए एग्जाम रहती है। उसके बाद में श्री राम यूनिवर्सिटी की उसकी अलग एग्जाम रहती है। लवली यूनिवर्सिटी, these are special and good institutes, they are having their own entrance exams। मगर मेडिकल के लिए ये चॉइस ही नहीं है। तो थोड़ा विस्तार से देखते हैं, क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने ये बातें पहली बार सुन रहे। तो कम से कम हमारे बच्चे क्या करना चाहते हैं और किस तरफ जाना चाहते हैं ये तो हमें पता चाहिए। तो अब इसके लिए मैं एक यहां पर यूज करूंगा। देखिए, मैंने जो कहा अभी, इंजीनियरिंग अगर मुझे करना है तो मेरे लिए जेई, उसके बाद में बिटसैट, एमएचटी सीईटी, वीआईटी सीईटी, श्री राम, लवली और ऐसे कई। इंजीनियरिंग के लिए जो टॉप की इंस्टीट्यूट है उसे कहा जाता है आईआईटी। उसके बाद में आता है एनआईटी। उसके करीब करीब साथ में चलता है बीआई, बिट्स। और उसके बाद में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये बाद में आगे चलता है। अब जेई जो है, ये जेई एनसीईआरटी पर बेस्ड रहता है। एनसीईआरटी ये एक पब्लिकेशन का नाम है जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन है। ये 11th और 12th इसका पोर्शन ये एग्जाम में रहता है। मगर इसमें कई क्रॉस कनेक्शन रहते हैं जिससे 8वीं, 9वीं और 10वीं इसमें मिला हुआ ही रहता है। इसके ऊपर एग्जाम रहती है। कुल 25 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने रहते फिजिक्स के, कुल 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के और 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। हर क्वेश्चन को 4 मार्क्स रहते हैं और इस तरह से ये एग्जाम पूरी कुल मिलाकर 300 मार्क्स की रहती है। मगर यहां पर अगर मैंने गलती की तो मुझे पनिशमेंट भी रहती है। यानी ज्यादा से ज्यादा मैं कितनी गलतियां कर सकता हूं, तो 75 गलतियां मैं कर सकता हूं। तो यहां पर -75 इज द मिनिमम स्कोर, 300 इज द मैक्सिमम स्कोर। कितने बच्चे बैठते हैं इस एग्जाम को? इस साल अभी जनवरी में एग्जाम है, करीब 15 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल हो चुके हैं।
जैसे हमारा जनसंख्या बढ़ते जाने वाली है, उसी तरह से ये इसका नंबर भी बढ़ते ही जाता है। ये एग्जाम से एक विशेषता ऐसी रहती है कि इसकी एक सिंगल पेपर नहीं रहता, ये अलग अलग दिन पेपर रहता है। इस बार एक स्लॉट है 7 दिन का, दूसरा स्लॉट है 10 दिन का। सर फिर तो पहले दिन जो पेपर हो गया वो दूसरे दिन पता चल जाएगा बच्चों को, और फिर उसमें से तो फायदा रहेगा सबका। भाई साहब, ये उन्हें भी पता है। उस कारण जो पहले दिन पेपर है वैसा का वैसा पेपर दूसरे दिन नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है। हर पेपर अलग अलग रहता है। लो सर, ये तो मुसीबत हो गई। क्यों भाई? सर अगर पेपर अलग अलग रहा तो फिर वहां पर किस तरह से कंपेयर करेंगे ये बहुत सही है, और इसके लिए बहुत सोच समझकर जाने माने स्ट्रेटेजिस्ट ने इसके ऊपर हल निकाला है। इसके लिए वो परसेंटेज यानी मार्क्स नहीं देखते हैं, वो देखते हैं परसेंटाइल। अब समझ लीजिए आपका बच्चा पहले दिन पेपर दे रहा है। पहले दिन का पेपर बहुत ही मुश्किल आ गया। वहां पर जो टॉपर है 100 में से उसको खाली 40 मार्क्स मिले। अब ये 300 में से रहते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। उसको 100 में से 40 ही मिले, और आपके बच्चे को 30 मिले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो मार्क्स देखे जाएंगे। यहां पर देखा जाएगा कि भाई 40 जो है वो टॉपर है, इसका मतलब उसका 100 परसेंटाइल हो गया। उसके नीचे कितने स्टूडेंट्स है ये वहां पर देखा जाता है, और उसके मुताबिक उसकी रैंक निकाली जाती है। इन शॉर्ट वो रैंक ही रहती है, न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट की हुई। अब अगर उसको 100 परसेंटाइल है, दूसरे दिन पेपर बहुत ही सिंपल आ गया। टॉपर जो है वो तो 90% पर है। हाँ, मगर उसके लिए 90 ये काउंट ही नहीं होगा। वो टॉपर है, उसको 100 परसेंटाइल है। तो इस तरह से हर दिन का टॉपर निकाला जाता है, टॉपर के मुताबिक नीचे के स्टूडेंट्स रहते हैं, और इसको नॉर्मलाइज किया जाता है। अब यहां पर नुकसान कब हो सकता है? नुकसान आपका तब हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो, और बाकी सब के सब उस दिन के जितने 10,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, वो सब बहुत ही होशियार है। तो मेरा नुकसान है। मगर ये पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर रहेगी, और ये ना रहे इसके लिए रैंडम सिलेक्शन करके चुने जाते हैं। वो अल्फाबेटिकली नहीं रहता है, वो फॉर्म जिस तरह से भरे उसके मुताबिक नहीं रहता है। वो पूरी तरह से रैंडम रहता है, दैट इज हाउ द प्रोसेस इज। सर मगर इसमें भी तो 100 परसेंटेल वाले कई लोग रहेंगे, या 99 परसेंटेल वाले तो बहुत ही ज्यादा रहेंगे। तो वहां पर टाई ब्रेकर आता है। अगर ये टाई आ गया तो सबसे पहले तो उनकी टोटल देखी जाती है। टोटल परसेंटाइल, ये मैं जब भी लिखूंगा तो इसका मतलब परसेंटाइल है ऐसा सूची। अब टोटल परसेंटाइल सेम है, अगर वो सेम है तो फिर वो मैथ्स का परसेंटाइल देखेगी। मैथ्स का परसेंटाइल भी सेम है तो फिर वो फिजिक्स का देखेगी। फिजिक्स का भी अगर सेम है तो वो केमिस्ट्री का भी देखेगी। सर ये तो सेम ही रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि परसेंटाइल देख रहे हैं, मार्क्स नहीं देख रहे। हाँ, अगर आप मार्क्स की भाषा में बात करोगे तो टोटल सेम है, मैथ्स के मार्क्स सेम है, फिजिक्स के मार्क्स सेम है, केमिस्ट्री के सेम है, तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री की सेम ही रहेगी। मैथ्स और फिजिक्स का अगर सेम है तो। मगर परसेंटाइल होने के कारण यहां पर केमिस्ट्री का परसेंटाइल अलग आ सकता है। गौर कीजिए कि अगर ये तीन की टोटल करके मैं एवरेज निकालता हूं तो वो ये नहीं रहता है। टोटल के परसेंटाइल के लिए टोटल के परसेंटाइल को निकाला जाता है, मैथ्स के परसेंटाइल के लिए मैथ्स का परसेंटाइल निकाला जाता है। हो सकता है कि टोटल के परसेंटाइल में मैं केवल 50 परसेंटाइल पर हूं, और मैथ्स के परसेंटाइल पर मैं 100 परसेंटाइल पर हूं। तो ये कॉम्बिनेशन वहां पर सब होता है। और ये होने के बाद में फिर भी अगर टाई वैसा का वैसा रहा तो इनकरेक्ट मैंने कितने किए वो देखा जाता है। ये इनकरेक्ट कम से कम चाहिए, बाकी यहां पर ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए। इस तरह से ये बनाया जाता है। मिस इसमें एक सिक्योरिटी कर रखी है कि अगर ये भी सेम रहा
तो फिर वहां पर डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, जो बड़ा कैंडिडेट है उसको प्रिफर किया जाता है। सो दिस इज व्हाट इज द टाई ब्रेकर। ये बहुत जरूरी है क्योंकि सोचिए, 15 लाख स्टूडेंट्स और स्लॉट्स है केवल 375, यानी जो मार्क्स है वो केवल 375 है, और स्टूडेंट्स का नंबर 15 लाख है। निश्चित रूप से यहां पर कर्व कुछ इस तरह से बनती है। 300 के आसपास में, 280 के ऊपर और 300 के लिए कम बच्चे रहेंगे। -75 से लेकर 0 तक के लिए काफी कम रहेंगे। और ये मिडिल क्लास हमारा सबसे ज्यादा रहेगा। यहां पर अगर मेरा एक भी मार्क बढ़ता है तो मैं करीब 10,000 या 25,000 जगह पर आगे चले जाता हूं। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो ये हो गई सिलेक्शन प्रोसेस, करीब करीब यही बिटसैट की भी है, खाली बिटसैट के इसमें इंग्लिश भी रहता है। एमएसटी सीईटी थोड़ा हटके है, और ये एमएसटी सीईटी ये हमारे स्टेट के लिए एग्जाम है। जेई के थ्रू एक एग्जाम रहती है यहाँ पर, मेन। ये मेन के थ्रू आपको नीट एनआईटी में एडमिशन मिलती है। एनआईटी ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरह की केवल एक कॉलेज रहती है हर एक स्टेट में। हमारे महाराष्ट्र की स्टेट की कॉलेज जो है वो नागपुर में स्थित है, VNIT नाम से। ये कॉलेज में हर स्टेट का उनका खुद का 50% हिस्सा रहता है, और बचे हुए 50% ये बाकी स्टेट की तरफ से भरे जाते हैं। बाकी स्टेट के इसमें भी हमारी स्टेट इंक्लूड रहती है क्योंकि हम इंडिया का पार्ट है। अब ये एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमारी एडमिशन ये जेई मेन के भरोसे पर होती है। सर हमको तो आईआईटी में जाना है, एनआईटी में नहीं जाना है। हाँ भैया, अगर आईआईटी में जाना है तो आपको पहले 2 लाख स्टूडेंट्स, करीब बोल रहा हूं मैं, पहले 2 लाख जो मेंस के रहेंगे, उसमें आपको जरूरी है आपका खुद का एग्जिस्टेंस बता। आप अगर इनमें हो तो यू आर एलिजिबल फॉर अपियरिंग फॉर जेई एडवांस। जेई एडवांस जो है ये कुल मिलाकर 6 घंटे की एग्जाम रहती है, 3 घंटे और 3 घंटे। ये बहुत थका देने वाली और रुलाने वाली एग्जाम रहती है। पेपर पैटर्न, डिफिकल्टी पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कुछ भी फिक्स नहीं रहता। जेई मेंस में जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, और जेई मेंस में जो बच्चा यहां पर आखिरी नंबर पर है, ये दोनों को इक्वल चांस रहता है यहां पर। यानी इन शॉर्ट जेई मेन का कहीं पर भी टाई ब्रेकर में इस्तेमाल नहीं होता है। टाई ब्रेकर में इसी पैटर्न में देखा जाता है, यहां पर भी केवल जेई एडवांस के ही मार्क्स को गिना जाता है, ना कि जेई मेंस को। तकलीफ वाली बात यही है छोटी सी यहां पर, जो बाकी स्टेट में नहीं है, कि स्टेट के जितने हमारे कॉलेजेस है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वहां पर जेई को वैल्यू नहीं है। यानी अगर मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हूं और मैं अमरावती इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूं और उनको बोलता हूं कि देखिए साहब, मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हूं और मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है। अरे बाप रे, ऑल इंडिया रैंक 1, आइए आइए आइए, ऐसा नहीं होगा। वो पूछेंगे एमएसटी सीईटी आपने दिया है क्या? नहीं मैंने तो नहीं दिया वो, मगर मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 है ना इधर। वो मुझे सॉरी बोलेंगे और मुझे बोलेंगे कि नहीं, आपको एडमिशन नहीं होगी यहां पर। So every government engineering college don't have admission to a student who have cracked JEE. अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल है, महाराष्ट्र का ये रूल है। अब ये रूल पर हम बहस नहीं कर सकते। एमएसटी सीईटी के थ्रू आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों में एडमिशन मिल सकती है, और जेई के थ्रू आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकती है।
यानी पीआईसीटी में अगर मैं जाता हूं तो मेरे वहां पर स्वागत होगा, जेई के मार्क्स पर मुझे वहां पर एडमिशन होगी। मैं एमआईटी जाता हूं पुणे का, वहां पर मेरी जेई के थ्रू एडमिशन होगी। मगर मैं अगर औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ, या सीओईपी में जाता हूँ, या अमरावती इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मेरी एडमिशन नहीं होगी। तो ये बात हो गई इसके बारे में। वीआईटी की अपनी खुद की एग्जाम रहती है। वो एग्जाम काफी आसान रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पास होते हैं, मगर इसकी फीस बहुत ज्यादा रहती है। श्री राम यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी का भी वही बात है। एक याद रखिए कि इंजीनियरिंग के इसमें आप चेंज ओवर कर सकते हो। इसका मतलब ऐसा है कि पहले साल आपकी बहुत इच्छा है कि कंप्यूटर साइंस ले, मगर आपको मार्क्स कम मिले, आपने मैकेनिकल ले लिया, बहुत अच्छा स्टडी किया, दूसरे साल आप जंप ओवर कर सकते हो कंप्यूटर के लिए। कॉलेज नहीं बदल सकते, कोर्स बदल सकते हो। ये फैसिलिटी बाकी मेडिकल के इसमें नहीं है। तो ये एक बात हो गई। ये 4 साल का कोर्स होने के बाद में एक तो वो बीटेक होगा, या फिर बीई का कोर्स होगा, जो भी हो। ये होने के बाद में आप अगर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो पीजी के लिए फिर से आप कोशिश कर सकते हो दूसरे कॉलेज के लिए। वहां पर गेट नाम की एग्जाम रहती है। ये गेट की एग्जाम देकर आप आईआईटी या एनआईटी या अच्छा कोई कॉलेज यहां पर जा सकते हो, आपका ग्रेजुएशन होने के बाद में। तो ये सब बातें हो गई इंजीनियरिंग के लिए। ये जरूर है कि इंजीनियरिंग जो है, ये 4 साल का कोर्स है। 4 साल का होने के बाद में ज्यादा से ज्यादा आप 2 साल पीजी किए कर सकते हो, और उसके बाद में आपका लाइफ चालू हो जाता है, पैकेज आपको मिल जाता है। जनरली यू गेट द जॉब थ्रू कैंपस इंटरव्यू। अब वो अलग अलग कंपनी में जाकर अप्लाई करके आपको जॉब ढूंढने के दिन खत्म हो गए। मेरा चाचा ये कंपनी में है, वो चाचा मुझे वहां पर लगवा देगा, ये भी दिन खत्म हो गए हैं। So campus interview is the only place. Campus interview are maximum at NIT. Then comes IITs and BITS, and then comes government engineering colleges or other engineering colleges. ये होने के बाद में student starts earning his bread and butter and he becomes independent after 6 years. ये सब कहानी हो गई इंजीनियरिंग के लिए। सर, इंजीनियरिंग के लिए कोई 12th के मार्क्स को कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है? हाँ, 12th के मार्क्स को इंपॉर्टेंस है अगर आप एमएसटी सीईटी कर रहे हो तो। यहां पर टाई ब्रेकर में ही मार्क्स गिने जाते हैं। मगर जेई अगर आप कर रहे हैं तो ये केवल एलिजिबिलिटी रहता है, ये टाई ब्रेकर में नहीं आता है। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो यू मस्ट बी इन टॉप 80 परसेंटाइल। बिट्स के लिए 70% है। ये टॉप 80 परसेंटाइल यानी परसेंटेज की भाषा में करीब 60 या 65% के आसपास में ये पहुंच जाता है। अब भैया, आप अगर जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप अगर कह रहे हैं कि मुझे 60% भी नहीं मिलेंगे 12वीं में, फिर तो भगवान आपका भला करे। तो ये बात सब हो गई इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस के लिए। ये पूरा होने के बाद में आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो निश्चित रूप से मैं जवाब देना चाहूंगा, या अभी भी अगर आपने बीच में कुछ पूछा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो और पूछ सकते हो। अब मैं बात करूंगा मेडिकल के एडमिशन के लिए। मेडिकल के एडमिशन के लिए प्रोसेस काफी सरल है। उसके लिए अलग अलग एग्जाम है ही नहीं। मेडिकल के लिए टॉप की जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है एम्स। उसके करीब बराबरी का है जिपमर। इसके बराबरी का है सीएमसी वेल्लोर। इसके बराबरी का है मौलाना आजाद। इसके बराबरी का है लेडी हार्डिंग्स एंड सो ऑन।
हाँ, निश्चित रूप से हमारा महाराष्ट्र का जीएस मेडिकल, या जिसको केईएम कहा जाता है, वो भी है। मेडिकल के एडमिशन के लिए आपको एक ही एग्जाम देना है जिसका नाम है नीट। ये एग्जाम भी एनसीईआरटी के 11th और 12th पर निर्भर रहती है। मगर जैसे मैंने पहले कहा, इसमें कई बार क्रॉस रेफरेंसेस रहते हैं 8वीं 9वीं या 10वीं की। तो ये पूरे किताबें आपको पढ़ना ही है किसी भी हाल में। ये सब होने के बाद में यहाँ पे आपको सॉल्व करने रहते हैं 45 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 45 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, 90 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। तो ये कुल मिलाकर 180 क्वेश्चंस हो जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी वो हो जाता है 720। इसमें ज्यादा से ज्यादा गलतियां आप कर सकते हो 180। उस कारण ये पूरा स्पैन हो जाता है 900 मार्क्स का। और इसमें भी करीब 15 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं एग्जाम के लिए, यानी 15 लाख स्टूडेंट्स, ये मेरे वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर -180 टू 720। फिर से यहां पर भी कर्व उसी तरह से रहेगी। बहुत कम बच्चे रहेंगे जिनको निगेटिव मार्क्स रहेंगे, बहुत कम बच्चे रहेंगे जिनको ये 720 रहेंगे। सब पूरा जो मेरा क्राउड है वो यहां पर रहेगा। जब क्राउड यहां पर रहेगा, इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि अगर मेरा एक भी मार्क बढ़ता है तो मैं 10,000 से 20,000 जगह आगे जाता हूं। यहां पर भी टाई ब्रेकर रहता है। टाई ब्रेकर में पहले देखा जाता है टोटल। टोटल के बाद में वहां पर देखा जाता है बायो के मार्क्स। बायो के मार्क्स के बाद में वहां पर देखे जाते हैं केमिस्ट्री के मार्क्स। अभी फिलहाल पेन एंड पेपर एग्जाम होने के कारण यहाँ पे परसेंटाइल वाली चीज नहीं रहती है। उस कारण वहां पे फिजिक्स आता नहीं यानी उसको वैल्यू ही नहीं रहेगी, क्योंकि टोटल सेम है, बायो के मार्क्स सेम है, केमिस्ट्री के मार्क्स सेम है। भैया फिजिक्स के मार्क्स तो सेम रहेगी ही, उसको क्यों गिन रहे हैं आप फिर? सो दैट्स व्हाई दिस इज डिलीटेड, एंड देन व्हाट इज चेक्ड इज योर इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस। जिसकी टोटल ज्यादा है वो ऊपर रहेगा, जिसके बायो के मार्क्स ज्यादा है, टोटल भी सेम है, वो ऊपर रहेगा। टोटल सेम है, बायो के मार्क्स भी सेम है, तो फिर केमिस्ट्री के मार्क्स वाला ऊपर रहेगा। ये तीनों सेम है मगर गलतियां इसकी कम है, तो ये ऊपर रहेगा। और इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, जो उम्र से बड़ा वो वहां पर सिलेक्ट हो जाता है। पूरे प्रोसेस में फिर से 12th 10th कहीं पर भी नहीं, केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसकी एलिजिबिलिटी तो बहुत ही वीक है। 12th में आप पास होना जरूरी है, मतलब 35%। और पीसीबी होना जरूरी है। पीसीबी में आपके 50% एज ए टोटल होना है, इंपॉर्टेंट है। मैं एजुकेशन पॉलिसी पर बोलना नहीं चाहता, वो मेरी औकात नहीं है, मगर यहाँ पर बुरी बात ऐसी है कि यहाँ पे 30% मार्क्स तो प्रैक्टिकल के ही मिल जाते हैं हमें, बने बनाए ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज में। और उस कारण आपको केवल 20% मार्क्स मिलाना है, यानी ये 300 मार्क्स में से आपको 150 मिलाना है, जिसमें से 90 मार्क्स प्रैक्टिकल के रेडीमेड आपको मिल जाते हैं। बहुत ही खड़ूस कॉलेज होगा तो 85। यार अगर बचे हुए मार्क्स आप नहीं मिला सकते तो क्यों नीट की तैयारी कर रहे हैं? सो दिस इज द क्राइटेरिया। इसमें कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, सिविल, ये ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस नहीं रहती है। इसमें मेन ब्रांच जो है वो एमबीबीएस। और तकलीफ वाली बात ऐसी रहती है कि ये पहला चॉइस, दूसरा चॉइस भी एमबीबीएस, तीसरा चॉइस भी एमबीबीएस, चौथा भी एमबीबीएस। बहुत आगे जाने के बाद में बीडीएस आता है। ये अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिली तो बाय चॉइस बीडीएस लेने वाले बहुत ही कम स्टूडेंट्स रहते हैं। महाराष्ट्र में बीएएमएस, बीएचएमएस,
फिजियोथेरेपी, स्पीच एंड टॉक थियरी, ये सभी के लिए यूनानी तक सब इसमें नीट का ही स्कोर गिना जाता है। मगर फार्मेसी के लिए नीट का स्कोर कोई काम में नहीं है। अगर आपको बी फार्म या एम फार्म करना है तो आपको एमएसटी सीईटी देना जरूरी है। सो दिस पर्टिकुलर इज इसेंशियल। तो ये रही मेडिकल के लिए। इसमें बहुत बड़े डिफरेंसेस है। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखते हो तो वहां पर साल भर का जो आपकी फीस है वो करीब 90,000 के आसपास में है। आप अगर एम्स की फीस देखते हो तो चकाचौंध हो जाती है आंखें उसके। यानी ये 90,000 एक साल की, ऐसे 5 साल तो देना ही है आपको। एम्स की इसकी फी 10,000 से कम है पूरे 5 साल की। So that's why there are several many students who are dreaming for AIMS, one of the wonderful thing। मगर उसके लिए 700 के आसपास में होना जरूरी है, उसके सिवा आपको एडमिशन नहीं मिलती वहां पर। तो ये बातें होगी मेडिकल के लिए। मैं खुद और मेरे यहाँ के कई स्टूडेंट्स ये दोनों ब्रांच के साथ साथ में वो प्योर साइंस में भी काफी इंटरेस्ट रखते हैं। प्योर साइंस के लिए कई अलग अलग कोर्सेस रहते हैं। जो हमारे टाइम पर रहता था वो बीएससी। तो कोर्स का नाम तो बैचलर ऑफ साइंस ही रहेगा। मगर ये बीएससी अगर आप आइसर से कर रहे हो तो ये बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। पूरे इंडिया में केवल 7 है। उसके बाद में मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के लिए चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, ये जो है ये चेन्नई में स्थित है और बहुत जानी मानी है मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के लिए। उसके बाद में बंगलोर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ये है। ये इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आपका जेई का स्कोर देखा जाता है। आजकल नीट का स्कोर देखकर भी वहां पर एडमिशन मिल जाती है। इसके अलावा ओलंपियाड एग्जाम रहती है। सर ये ओलंपियाड तो हमने दिया है सर, हमको गोल्ड मेडल पे मिला है। भाई वो एसओएफ की ओलंपियाड है। पेपर निश्चित अच्छा रहता है मगर ये एग्जाम को वहां पर वैल्यू नहीं है। मैं जो ओलंपियाड बोल रहा हूं ये आईएपीटी कंडक्ट करता है। इसके साथ में एचबीसीएससी, टीआईएफआर, इस तरह की इंस्टीट्यूट जुड़ी हुई रहती है। आईएपीटी इसमें मेन रोल अदा करता है। यह है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। एचबीसीएससी होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, टीआईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसमें ये आईआईएस भी है। और ये लोग ओलंपियाड का ये करते हैं ऑर्गेनाइज। यहाँ पर ओलंपियाड पूरे भारत में ऑर्गेनाइज होने के बाद में पूरे इंडिया में से विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन और स्टेट रिजर्वेशन केवल 30 बच्चे निकाले जाते हैं, चुने जाते हैं कैंप के लिए। ये कैंप जो है ये कैंप के थ्रू केवल 5 बच्चे चुने जाते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इंटरनेशनल ओलंपियाड में। अगर आप ये कैंप के लिए सिलेक्ट होते हो तो ये सभी प्योर साइंस के इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आपको सीधा सीधा इनविटेशन लेटर आता है। इसके पहले एक एग्जाम रहा करती थी जिसका नाम था केवीपीवाई, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना।
ये पिछले 2 सालों से नहीं हो रही। इसमें भी अगर आपने अच्छा किया तो आपको यहाँ पर बड़े मान से सम्मान से बुलाया जाता था। मगर अभी आयसर के लिए ये भी रहता है, उसके बाद में आयसर का खुद का भी एग्जाम रहता है, आईआईएस का भी खुद का एग्जाम रहता है। और इसके थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। आपको जो डिग्री मिलेगी वो बीएससी की, एमएससी की। मगर इसके बाद में आपको रिसर्च में काफी ओपनिंग अच्छा है। आजकल प्योर साइंसेस के भी दिन काफी अच्छे आए हुए हैं। तो ये भी ब्रांच यहाँ पर है, एंड वी कंडक्ट फॉर दिस। अब रही बात आखिरी की, जिसको मैं बहुत ही संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। इट इज अबाउट आवर क्लास। इसके बारे में अगर बोलना है तो मुझे बड़े गर्व से मैं बोल सकता हूं कि अभी तक केवल 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं अकोला के कि जो कैम के लिए सिलेक्ट हुए, ओलंपियाड कैम के लिए। फिर वो मैथ्स का हो, वो फिजिक्स का हो, वो केमिस्ट्री का हो, या वो बायोलॉजी का हो। ये 11 के 11 स्टूडेंट्स सेफ हैंड्स के ही थे। सेफ हैंड्स एंड पेस। अभी तक अकोला में से 63 स्टूडेंट्स हैव बीन क्लियर्ड केवीपीवाई। मुझे फिर से बहुत गर्व है कि ये 63, ऑल 63 वेयर फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट, सेफ हैंड्स पेस। यहां पे एक बैच केवल 50 स्टूडेंट्स की रहती है। इसके ऊपर हम स्टूडेंट्स नहीं लेते। यहां पे जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाने के पीछे एक थोड़ा सा छोटा इतिहास है। कुछ साल पहले हमारे यहां से जब एमएसटी सीईटी बड़ी जोर शोर पर थी, नीट नहीं थी, उस वक्त मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों इसके टॉपर्स यहां पर सागर माकोड़े और पीयूष कुमार पलन, ये दोनों स्टूडेंट्स यही से थे। अभी सागर माकोड़े एम्स नागपुर में से एसोसिएट प्रोफेसर है कार्डियोलॉजी का। पीयूष पलन टीचिंग फील्ड में है। ये दोनों स्टूडेंट्स यहां पर थे। मगर पीयूष का सपना था आईआईटी के लिए, उसको एडमिशन मिली मगर बहुत अच्छा रैंक नहीं था। तो मैंने देखा कि भाई महाराष्ट्र का क्या स्टैंडिंग है आईआईटी के इसमें। तो मुझे उस वक्त जो दिखा हुआ ऐसा कि पेस नाम की कोई इंस्टीट्यूट है बॉम्बे की, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये करते हुए 9 तक सब उनके थे। 10th बाहर का था। फिर से 11 12 13 उन्हीं के थे। तो मैंने उसके इंचार्ज के साथ में बात की, उनको आने के लिए रिक्वेस्ट की। वो अकोला आए। आने के बाद में उन्होंने यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा इंटरेक्शन करना शुरू किया, एंड ही फॉलन इन लव ओवर हियर। जो बात हुई वो ऐसी हुई कि उनका कहना था, उनका बचपन एक छोटे देहात में रहा, गुड़गांव के नजदीक में। और उनका कहना ऐसा था कि मुझे बहुत सारे प्रवीण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनका नाम प्रवीण त्यागी। अब ये उनका कहना होने के कारण उनको जब यहाँ पर आईना दिखने लगा सभी स्टूडेंट्स में, तो उनकी बहुत इच्छा होने लगी कि यहाँ पर कुछ हेल्प करे। कोई भी स्टार टीचर ना उस वक्त ना इस वक्त अकोला आने का सोचता है। क्यों? क्योंकि अकोला बहुत छोटा देहात है ये मेट्रो सिटीज के कंपैरिजन में। भाई अभी तक अकोला में ना एरोड्रोम है, अकोला में ना मॉल है, अकोला में ना ब्रांडेड स्कूल है जिसके टीचर्स बाहर से आए हुए हो। सो ड्यू टू ऑल दिस पर्टिकुलर inabilities, the star teacher who is known to the nation will not come to Akola. तो उन्होंने इसके लिए असमर्थता जताई कि सर मेरा स्टार टीचर यहां पर नहीं आके रुक सकता है, मैं कैसे फोर्स करूं उसे। मगर उनको एक ख्याल आया, उस वक्त कोरोना नहीं आया था, और वो ख्याल था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीचर तो नहीं आएगा, टीचर आना नामुमकिन है, मगर उसका टीचिंग तो आ सकेगा। और यही बात अभी तक बहुत अच्छे से चल रही है। पेस यहां पर शुरू होने के बाद में पहले साल ही 7 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए आईआईटी के लिए, दूसरे साल 21 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, तीसरी साल भी करीब 20 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। ये सब पूरा 50 की बैच रहती थी। अब चौथे साल तो कमाल हो गया, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 13 यहां पे हुआ। इतना ही नहीं, वो महाराष्ट्र का रैंक 1 था, कपिल वैद्य करके। तो ये बातें चलती रही, और ये बिल्कुल सही है, ये हमें महसूस होने लगा। बाद में मेडिकल के लिए भी वो शुरू हो गया, और अभी भी वही चलता है। टीचर इज नॉट अवेलेबल, बस हिज टीचिंग इज अवेलेबल। सर यानी फिजिकल टीचिंग रहता ही नहीं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल रहता है। अभी तक हमारा स्टाफ यहां पर रहता था, मगर इस साल से पेस विल प्रोवाइड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लस फिजिकल टीचर्स। ये दोनों यहां पर रहेंगे। बैच केवल 50 की ही रहेगी। ये 50 की बैच के लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको एंट्रेंस देना ही होगा, और इस जरिए यहां पर एडमिशन प्रोसेस रहती है। जो फी स्ट्रक्चर है, दैट फी स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। इफ यू आर wish to know about it, because that also is one of the important criteria. इसमें जीएसटी अगर मिला दूं, ये कहने के लिए फीस रहती है, असल में जीएसटी ऐड करने के बाद में वो हो जाती है 1,77,000। ये फीस है जेई मेन केवल, या नीट। और 1,65,000 प्लस जीएसटी अगर इसमें मैं मिला दूं, तो उसकी फीस होती है 1,94,700। ये है जेई एडवांस। और इसके साथ में अगर आप ये चुनो या ये चुनो, दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन फी अलग से रहेगी 10,000। सो फॉर जेई मेन और नीट द टोटल फीस विल बी 1,78,000, और here it will be 1,95,700. So this will be the sorry, 10,000 इसमें ऐड होगा। आई एम सॉरी फॉर दिस। 1,87,000, and over here it will turn out to be 2,04,700। ये पूरा व्हाइट में रहता है। आपको एक तो बैंक ट्रांसफर करना है, या तो फिर चेक देना है। This particular will be definitely installment will be there, but the major installment has to be given before January. क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगे 7 अप्रैल से, मगर उसके साथ में अभी एक वार्म अप प्रोग्राम शुरू हो रहा है, और वो शुरू हो चुका है असल में देखा जाए तो ये रविवार से। इससे आसानी रहेगी स्टूडेंट्स को आगे के चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए। सर मगर अभी तो बच्चे का 10वीं का साल है ना, वो 10वीं का छोड़िए ना साहब, वो फिर से वही गलती हम कर रहे हैं। 10वीं के मार्क्स को कोई वैल्यू नहीं है। आपको पूरा कंसंट्रेशन ये आगे के फाउंडेशन के लिए करना है। तो ये बातें मुझे आप लोगों से करनी थी। एक बहुत बड़ी रूमर चल रही है अकोला में, कि मैं अकोला छोड़ रहा हूं, और मैं अब यहां पर नहीं रहूंगा। ये तो मेरे लिए ही इंफॉर्मेशन है। इस तरह का कोई मेरा ये नहीं है, इंटेंशन नहीं है। ये कहाँ से निकला है, किसने ढूंढा है, मुझे पता नहीं। देर इज नो सच इंटेंशन फ्रॉम माई पार्ट।
अब अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको कुछ डिफिकल्टीज है, वो जरूर पूछिए। थैंक यू।